हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। वेलकम टू ऑप्शनल। एक यूनिक चैनल जो डेडिकेटेड है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, जिसमें हम आपकी ये जानने में मदद करते हैं कि अगले दिन के ट्रेड सेटअप में क्या हो सकते हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की क्या पोजीशनिंग है, कितना लॉन्ग कितने शॉर्ट पोजीशन पे वो प्लेस्ड हैं, और इन सब चीजों को एनालाइज करके हम अगले दिन के ट्रेड सेटअप के लिए कुछ लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं जो कि आपकी मदद करते हैं अगले दिन को ट्रेड करने में अच्छे से जाके, जिसमें आपका कम से कम लॉस हो सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं रिलायंस के जो रिजल्ट्स आए, जो एक मार्केट के लिए एक बड़ा इवेंट था, उस पर थोड़ी सी लाइट डालूंगा। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की पोजीशनिंग को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम चार्ट पे जाएंगे, देखेंगे कि क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, और ओआई को ध्यान में रखते हुए अगले मंडे के लिए क्या ट्रेड सेटअप होगा। और आज एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक्स के रिजल्ट्स आएंगे, तो हो सकता है कि हम कोई पूरी कोशिश करेंगे कि उनके रिजल्ट आने के बाद एक वीडियो आपके लिए उसके ऊपर भी बना दें, क्योंकि एचडीएफसी, रिलायंस और आईसीआईसीआई, ये तीन स्टॉक्स मिला के निफ्टी में 30% का वेटेज रखते हैं। तो अगर इन तीनों स्टॉक्स में, जैसे रिलायंस में अच्छा रिजल्ट आया है, ठीक है, अगर एचडीएफसी और आईसीआईसी में भी अच्छा रिजल्ट आता है और तीनों स्टॉक्स कल मतलब मंडे को अगर गैप अप से खुलते हैं और 2.5 या 3% का भी गैप अप आता है, तो निफ्टी में आराम से 150 पौने 200 पॉइंट सिर्फ इन तीन स्टॉक्स की वजह से ही रहेंगे। बाकी के अगर स्टॉक्स नीचे जाते भी हैं तो निफ्टी नीचे नहीं जाएगा, और उसको हमें कैसे प्ले करना है, कहाँ ब्रेकआउट हमें दिखेगा, वो सब हम चीजें डिस्कस करेंगे आप आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और चलिए शुरू करते हैं रिलायंस के रिजल्ट से। तो दोस्तों, ये रिलायंस का रिजल्ट है जिसमें ऐसा कुछ मेजर शॉकिंगली अच्छा नहीं हुआ है। जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ है। जो उनका मेजर बिजनेस है ऑयल एंड केमिकल्स का, उसमें डी ग्रोथ आई है। किसके चलते आई है? ऑयल प्राइसेस का कम रहना इसके चलते आई है। जो उनके डेवलपिंग बिजनेस हैं, जो ग्रोइंग बिजनेस हैं, जैसे रिटेल हो गया, जियो हो गया, डिजिटल सर्विसेज हो गए, इनमें अच्छी ग्रोथ आई है। ये हाई मार्जिन बिजनेसेस हैं। ऑयल टू केमिकल लो मार्जिन बिजनेस है, तो लो मार्जिन बिजनेस का कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, हाई मार्जिन बिजनेस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ है। इस वजह से हमें ओवरऑल पिक्चर थोड़ी सी अच्छी दिख रही है। अदर देन दैट ऐसा कुछ बहुत बढ़िया या ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स नहीं आए हैं। हाँ, हेडलाइंस में ये आ रहा है कि इतने क्वार्टर्स में हाईएस्ट रेवेन्यू या हाईएस्ट एबिटा है। देखिए, ये सब लाइन आती ही रहेंगी। कंपनी का नेचर होता है ग्रो करना। तो जैसे हम बोलते हैं, हम कभी भी ऑल टाइम हाई से या ऑल टाइम हाई से अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि मार्केट का नेचर है ग्रो करना। ऑल टाइम हाई तो लगेगा ही रोज। पीछे हमने ऐसा ट्रेंड भी देखा था जब रोज ऑल टाइम हाई लग रहा था, तो वो कोई न्यूज बनाने का टॉपिक नहीं होगा। हाँ, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। जो जिन बिजनेस से एक्सपेक्टेशन थी, उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं करा है, रादर एक्सपेक्टेशन से एक लेवल अच्छा ही परफॉर्म करा है। तो चलिए एक बार मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू करा देता हूँ रिजल्ट से। तो ये मार्केट का उसका रिलायंस का रिजल्ट है, जिसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एबिटा इसी इसी रेंज में है, इसी ऑर्डर में है बिजनेस सेगमेंट्स की। अब अगर मैं देखूं तो ऑयल टू केमिकल बिजनेस, जो इसी क्वार्टर में लास्ट ईयर 1,57,000 करोड़ के आसपास था, वो घटकर 1,54,000 करोड़ के आसपास हो गया है। 1.5 करोड़ के आसपास की डी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर है, 6% की डी ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। रिटेल, जो दूसरा बड़ा सेगमेंट है, वो 11% बढ़कर 75,600 करोड़ से 84,600 करोड़ हो गया है। हालांकि मार्जिन इसका भी ठीक ठाक ही है, ज्यादा बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन जो दूसरा एक तीसरा सबसे बड़ा सेगमेंट है, जियो लिखा है यहाँ पे, इसको आप ऐसे देखिए, डिजिटल सर्विसेज में 90% जियो ही है। जो डिजिटल सर्विसेज का रेवेन्यू है, वो हमारा 18% बढ़ा है। और इस सेगमेंट का, इस बिजनेस का मार्जिन भी सबसे ज्यादा है। तो जब मेरा सबसे ज्यादा मार्जिन वाला बिजनेस सबसे ज्यादा ग्रो करता है, तो ओवरऑल मेरी पिक्चर में, ओवरऑल मेरे पाई में मेरा एबिटा मार्जिन में बूस्ट आना ही है, वो ऑब्वियस है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत ज्यादा शॉकिंगली
ग्रीन रहा हो या बहुत ज्यादा शॉकिंगली पॉजिटिव रहा हो, ठीक है, जियो से अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे, जियो से अच्छे रिजल्ट आए हैं, बस बाकी और कुछ नहीं है। तो जो मेरा ऑयल एंड केमिकल का बिजनेस लास्ट ईयर क्वार्टर में 57% था, आज वो घटकर इस क्वार्टर में 54% रह गया है। वहीं जियो जो मेरा अराउंड 13% था, वो बढ़कर 14.5% हो गया है। रिटेल भी 27.5% से बढ़कर 19% हो गया है। तो मेरी ओवरऑल पाई में जो मेरा लो मार्जिन बिजनेस है वो कम हुआ है, और जो मेरे हाई मार्जिन बिजनेसेस हैं वो ग्रो हुए हैं। इस वजह से मेरे को ओवरऑल बिजनेस में इम्पैक्ट अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो ये थे रिलायंस के रिजल्ट्स। अब एचडीएफसी और आईसीआईसी के रिजल्ट्स आएंगे, उसका इम्पैक्ट भी हम देखेंगे कि क्या पड़ता है मार्केट में मंडे को। इसीलिए हमने मंडे को बोला था कि अपनी कल की वीडियो में भी बोला था कि पोजीशंस अपनी बिल्कुल लाइट करके जाना, क्योंकि मैंने एक जगह और भी पढ़ा था कि मंडे को पोजीशंस कैरी करने में, जब आपको पता है कि रिलायंस, एचडीएफसी और आईसीआईसी के रिजल्ट्स हैं एक्सपेक्टेड, तो मंडे को अपनी पोजीशंस कैरी करने में आपकी रूह कांप जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी तरफ हमें एक वाइल्ड स्विंग मिल सकता है। जैसा हमने एक्सिस बैंक के केस में देखा, 4-4.5% के आसपास का डाउनफॉल अगर हमें दिखा, अगर सेम डाउनफॉल सोचिए अगर हमें एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में मिल जाए या अपसाइड मिल जाए, और उन दोनों बैंक्स का ओवरऑल निफ्टी बैंक में 50% का वेटेज है और निफ्टी में 20% का वेटेज है, तो सोचिए मार्केट कहां जा सकता है या गिर सकता है। तो इतना जब हाई चीजें स्टेक पे हो, तो बेटर कि आप कोई भी पोजीशन लेके ना जाइए। तो चलिए एक बार हम अब पहले एफ की पोजीशन को एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसा रहा मार्केट में निफ्टी का कल का डेली मूवमेंट। तो एफ जैसा कि मैंने आपको बताया था, एफ सेल करते जा रहे हैं, बट अब उन्होंने कैश में सेल करना बंद कर दिया है। कैश में उनका बाई का नंबर आया है। अब ये कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता है, ये हम मंडे को देखेंगे। कैश में वो फ्राइडे को 375 करोड़ के आसपास बाई करके गए हैं। डीआईआई वहीं पे 2100 करोड़ के आसपास बाई करके गए हैं। वहीं फ्यूचर्स में एफ अभी भी अपनी शॉर्ट पोजिशन पे बिल्ड ऑन कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे, बिल्ड ऑन कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं। नेट ओआई देखिए, अब नेट शॉर्ट ओआई 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, जिसमें 12,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्राइडे को ऐड हुए हैं। और अब एफ आई 85% के आसपास नेट शॉर्ट है, जो एक्सेसिवली शॉर्ट पोजीशंस होती हैं। मैं अपनी बार बार लास्ट वीडियोस में बोलता जा रहा हूं कि जब 85-90% के आसपास एफ आई शॉर्ट हो जाते हैं, तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, हमें सीधा 1,500 पॉइंट का रैली मिली थी। अब ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, क्या पता है बैंक्स के रिजल्ट अच्छे आ जाए। एक्सिस ने जो किया है, हमें वो एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए एचडीएफसी और आईसीआईसी के लिए, क्या पता वो बिल्कुल ऑपोजिट पिक्चर बना दें। तो जो बैंक निफ्टी ने 57,000 का लेवल और 56,800-700 का लेवल गिव अप करा था, अपना 20 डे गिव अप करा था, वो एक दिन में आ सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि हमें मंडे को इनके रिजल्ट्स आने के बाद ही कोई ट्रेड लेना चाहिए। तो एफ का क्या सीन है, अभी कैश में उन्होंने बाय करना शुरू किया है। हालांकि एक दिन से हम ये नहीं बोल सकते शुरू करा है, बट देख लेते हैं मंडे को। उन्होंने एटलीस्ट मंडे को सेल नहीं करा है, और फ्यूचर्स में वो सेल करके गए हैं एक्सेसिवली। वहीं पे अगर मैं वैल्यू में बात करूं, तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 2400 करोड़ के आसपास का माल बेचा है, जिसमें निफ्टी 600 करोड़ और बैंक निफ्टी अराउंड 1680 करोड़। ये बैंक निफ्टी में जो इतना बड़ा सेल नंबर दिख रहा है, ये मेजरली एक्सिस बैंक की वजह से है, जो कि कल 5% डाउन था। हमने बताया भी था थर्सडे की वीडियो में कि एक्सिस बैंक के रिजल्ट बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग आए हैं। जहां 2% का एनआईए ग्रोथ एक्सपेक्टेड था, वहां ग्रोथ एनआईए ग्रोथ फ्लैट है, और प्रोविजंस बढ़ाने की वजह से मार्जिन में कमी दिखी है। प्रोविजंस बैंक्स तब बढ़ाते हैं जब उनको लग रहा हो कि डिफॉल्ट्स आने, कमिंग क्वार्टर्स में डिफॉल्ट्स आ सकते हैं, इसीलिए वो प्रोविजनिंग बढ़ा देते हैं। हालांकि मैनेजमेंट स्टेटमेंट कुछ अलग कह रहा था, वो कह रहा था कि कुछ टेक्निकल एडजस्टमेंट्स की वजह से हमें प्रोविजनिंग बढ़ाई है। बट जो भी हो, प्रोविजन बढ़ी है और उसकी वजह से मार्जिन इंपैक्ट हुए हैं। तो क्या एक्सिस बैंक आगे थोड़े से डिफॉल्ट्स देख रहा है या एनपीए ज्यादा देख रहा है, वो हम बाद में देखेंगे। और एक बार आईसीआईसी और एचडीएफसी के रिजल्ट्स भी देख लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ओवरऑल इंडस्ट्रीज में क्या एनपीए का सिनेरियो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये एक्सपेक्टेशन है कि नहीं। ठीक है, तो इंडेक्स फ्यूचर्स में एफ ने 2400 करोड़ बेचा, बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक की वजह से 1680, इंडेक्स ऑप्शंस में 3,500 करोड़, स्टॉक फ्यूचर्स में 1200 करोड़ के आसपास, और स्टॉक ऑप्शंस में 100 करोड़ के आसपास। तो अक्रॉस फ्यूचर्स, अक्रॉस इंडेक्स फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में वो माल बेच के गए हैं, एफ एंड ओ सेगमेंट में पूरा कैश में वो बाय करके गए हैं।
अदर देन एफआईज जो हमारे रिटेल क्लाइंट्स हैं, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने बिल्कुल इसका उल्टा करा है। वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस में 7,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करके गए हैं, वहीं एफआईज अपनी शॉर्ट पोजीशंस में 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करके गए हैं और लॉन्ग पोजीशन काटी है। तो वो तो एक्सेसिवली शॉर्ट है, वो इसी इसी बात पे बेट कर रहे हैं कि शायद रिजल्ट खराब ही आए। लेकिन अगर रिजल्ट ठीक आ गए और या अच्छे आ गए तो ये सारे शॉर्ट्स कवर भी होंगे और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, मार्केट अपने आप 250-300 पॉइंट की रैली एक दिन में या 2 दिन में दे सकता है। उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है। तो ओ आई बिल्डअप देख लेते हैं। ओ आई कहां पर है? ओ आई आप देखोगे 25,100 पे, 25,000 पे और 24,900 की पुट पे अराउंड अराउंड 40 लाख से लेकर 48,000 तक का ओ आई है, जिसमें 13 से 15 लाख फ्राइडे को ही ऐड हुए थे। और ऊपर की तरफ अगर मैं देखूंगा तो मेरी तीनों स्ट्राइक प्राइसेस में 25,100, 200, 300 सब में अच्छा खासा ओ आई है। 75 लाख, 85 लाख और 300 में थोड़ा कम क्योंकि वो थोड़ा दूर है, 52 लाख। लेकिन अगर मार्केट बढ़ता है तो 300 में शायद ओ आई बढ़ जाए। इसमें से 25,100 में देखो 74 लाख में से 54 लाख फ्राइडे को ही ऐड हुआ है। 25,200 की कॉल में 85 लाख ओ आई है, उसमें से 30 लाख फ्राइडे को ऐड हुआ है। और 25,000 की पुट में इतना एडिशन नहीं हुआ है, जो पहले से पुट थे जितनी ओ आई थी उतना ही है, बट 13-15 लाख थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऐड हुआ है। तो नीचे की तरफ हमारा बेस, हमने अपनी पुरानी थर्सडे की वीडियो में भी बताया था कि अगर मार्केट 25,120 के नीचे सस्टेन करता है तो फर्स्ट सपोर्ट होगा 25,000 और उसके नीचे 25,000, 25,020 के आसपास, और उसके नीचे अगर जाता है तो सेकंड सपोर्ट होगा फर्दर 100 पॉइंट नीचे 24,920 के आसपास। मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही प्ले करा। तो जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ली होंगी 25,120 का लेवल टूटने के बाद, या तो उन्होंने 25,020 पे बुक कर लिया होगा, अगर नहीं करा होगा तो उन्होंने फर्दर 70-80 पॉइंट और ले लिए होंगे। तो ये दोस्तों एक तरीका होता है कि किस तरीके से आप लेवल्स को आइडेंटिफाई करें और नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ एक लेवल के टूटने के बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, वन स्टेप एट अ टाइम इसको लेके चलना, ये थोड़ा सा हमें सीखना पड़ेगा। और आप ये अगर वीडियो से लगातार हमसे जुड़े रहेंगे तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा, क्योंकि लगातार पिछले 2 हफ्तों से हम जो लेवल्स टूटने के बाद नेक्स्ट लेवल्स का टारगेट दे रहे हैं वो सारे मीट हो रहे हैं, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। अब हम ये कह रहे हैं जैसे मार्केट बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया है, एक्सेसिव शॉर्ट हो गया है, फर्दर शॉर्ट जाने का रूम कम है। नीचे की तरफ अगर जाएगा तो अगर 24,900 का लेवल तोड़ा, रिजल्ट्स खराब आए, रिजल्ट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, तो हमें हो सकता है 24,700 और 24,500, 600 के लेवल भी दिखेंगे। लेकिन अगर ऊपर की तरफ जाता है और शॉर्ट्स कवरिंग के लिए आते हैं तो हमें हो सकता है लेवल्स हर 100 पॉइंट स्ट्राइक प्राइस की जो लेवल्स हैं वो टूटते दिखेंगे और बहुत जल्दी टूटते हुए दिखेंगे। मतलब अगर मैं आपको बोलूं, जैसे हमने पहले बताया था 25,100 का लेवल नीचे की तरफ टूटेगा तो हमें 25,000 देखना है। लेकिन अगर यही 25,120 का लेवल अगर अब ऊपर की तरफ टूटता है तो 25,200 हमें बहुत क्विकली दिखेगा। 25,220, 230 का लेवल अगर ऊपर की तरफ टूटते हुए दिखता है तो 25,300 का लेवल बहुत क्विकली दिखेगा। तो हर 100 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल्स तो खड़ी हुई हैं, लेकिन अगर वो टूटती हुई दिखेंगी तो वो सारे 100, 150 पॉइंट की तरफ शिफ्ट होते होते जाएंगे। तो लेवल्स को इसी तरीके से हमें रीड करना है और आगे की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए वो देखना है। अब मंडे को मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है, वो हम मंडे को डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है रिजल्ट्स का। तो उसी तरीके से हम अपनी पोजीशनिंग बनाएंगे। अभी हमारी कोई पोजीशनिंग हम नहीं बनाई हुई है और वेट कर रहे हैं हम रिजल्ट्स का। तो चलिए एक बार आपको दोबारा चार्ट पे लेके चलते हैं और अपना देखते हैं कि ओआई कैसा रहा। ओआई मैंने बता दिया आपको, चार्ट मैंने, अब एक बार चार्ट में आपको बता देता हूं। तो निफ्टी का अगर मैं आपको डेली चार्ट बताता हूं तो मैंने आपको जैसा बताया था कि 120 का लेवल अगर टूटता है तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा देता हूँ 120 का लेवल, यहाँ पे मार्केट खुला था 25,130 के आसपास, 20 के आसपास की हमें क्लोजिंग मिली थी थर्सडे को। मार्केट खुला कहाँ पे? मार्केट खुला सीधा, मार्केट की ओपन हमें 25,120 के फ्लैट ही मिला था और एक बार के लिए तो ऊपर गया था मार्केट, 25,150 तक गया था। 25,150 कितना सिग्निफिकेंट लेवल है वो भी मैंने आपको बताया था कि 25,150 के ऊपर अगर क्रॉस होता है तो हमें बाइंग करनी है, 25 बाइंग तब आनी चाहिए। लेकिन 25,120 के नीचे रहता है, इन 30 पॉइंट में 120 से 150 के बीच में हमें कुछ नहीं करना है। 25,120 के नीचे रहता है, सस्टेन करता है, तो हमें बताया था कि 25,000 नेक्स्ट लेवल होगा, वहां पे मार्केट गया भी
शुरू में ही मार्केट ने हमें पता चल गया था कि एक्सिस के रिजल्ट खराब आए हैं, तो हो सकता है मार्केट गैप डाउन देगा और अपने फर्स्ट सपोर्ट को तोड़कर सेकंड सपोर्ट तक जाएगा। उसी के लिए हमने प्ले करा था। तो 25,000 का लेवल तो हमें सुबह के आधे घंटे में ही मिल गया था, 10 बजे तक मिल गया था हमें 25,030 के लेवल का, जो कि हमारा 25,020-30 पहला सपोर्ट था। वहां पे मार्केट टिक नहीं रहा था, ये हमें इंडिकेशन दिख गया था, और वहीं से मार्केट ने फिर दोबारा एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 24,930 के आसपास के लेवल पे आके उसने थोड़ा सा ब्रीदर लिया था। तो ये हमारा पॉइंट था जहां पे हमें शॉर्ट पोजीशंस को कवर करना था, और आ, इसके बाद हमें अब मार्केट में कुछ नहीं करना था। इंट्राडे पोजीशंस अपनी यहीं पे सारी स्क्वायर ऑफ करनी थी और कुछ भी कैरी करके नहीं जाना था। तो ये था मार्केट का फ्राइडे का ट्रेड सेटअप कैसा रहा, ट्रेड एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस। अगर मैं आपको अपने रेजिस्टेंस पॉइंट्स बताऊं तो आपको दिख जाएगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल क्या होंगे। तो ये देखिए, अभी हमने अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को ना ज्यादा टच नहीं करा है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट के आने के बाद अगर कोई वाइल्ड स्विंग्स मिल जाती हैं और एक दो दिन के बाद अगर मार्केट दोबारा शांत हो जाता है वाइल्ड स्विंग्स के बाद, तो उसके हिसाब से हम अपने फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल तैयार करेंगे। आप देखो मार्केट 25,000 के नीचे रुका, तब भी हमने अपना फर्स्ट सपोर्ट 25,000 ही दिखाया है, और सेकंड सपोर्ट अभी भी 24,900 ही दिखाया है। अब 10 डेमा और 20 डेमा मेरे दोनों कंसाइड करते हैं 25,200 के आसपास, 190 और 200 के आसपास दोनों है, 10-15 पॉइंट का ही फर्क है। लेकिन उस हमने अपना रेजिस्टेंस लेवल भी उसके ऊपर रखा है, क्योंकि अगर जैसे रिजल्ट, रिलायंस के रिजल्ट अच्छे आए हैं, अगर बैंक्स के रिजल्ट भी अच्छे आ गए, दोनों बैंक्स के, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के, तो हो सकता है कि मार्केट हमें गैप अप दे और वो सस्टेन करे और फिर शॉर्ट कवरिंग आए, और हो सकता है फिर वो 240 250 के लेवल्स को तोड़ता हुआ 350 350 लेवल तक भी जा सकता है। तो इसीलिए हमने अपने उसको रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को चेंज नहीं करा है। एक बार हम अब इसको समराइज कर देते हैं सारे पॉइंट्स को कि क्या होगा मार्केट में अगला लेवल। अदर इंडिकेटर्स हमारे क्या कहते हैं, विक्स अभी भी हमारा बहुत कंफर्टेबल जोन में है। इतना मार्केट गिरा, एक्सिस बैंक के रिजल्ट खराब आए, तब भी मार्केट में पैनिक नहीं आया, और विक्स हमारा अभी 11.4 पे ही है। याद रखिए, विक्स एक बार के लिए 3% बढ़ा था फ्राइडे में, बट डे एंड होते होते फ्लैट हो गया। पीसीआर मेरा ओवरसोल्ड जोन में है, अभी भी 0.6 के रेंज में है। अब हम कह सकते हैं कि ठीक है, अब थोड़ा सा ओवरसोल्ड या नियर टू बिल्कुल ओवरसोल्ड में है पीसीआर। इसके बाद फर्दर गिरने का स्कोप कम है, और यहाँ से आगे बढ़ने का स्कोप ज्यादा है। डॉलर इंडेक्स मेरा अभी भी कंफर्टेबल जोन में है, 98.5 के आसपास है। क्रूड अभी भी 69 के लेवल पे है। अब जो की इवेंट्स हैं देखने के लिए, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का फ्राइडे का ट्रेड सेटअप। कैसा रहा, कैसा जो हमने थर्सडे को बनाया था उसमें कैसा रहा, वो कितना एक्यूरेसी से प्ले हुआ नहीं हुआ, वो हमने आपको बताया, जिसमें हमें नीचे की तरफ 150 पॉइंट मिले। जो हमने पहला टारगेट बताया था और दूसरा टारगेट बताया था वो सारे मीट हुए। अब हम कुछ पोजीशन नहीं रखनी। अब मंडे को जैसा मार्केट होगा, हम मंडे की वीडियो में शाम को आपको बताएंगे कि अब नेक्स्ट वीक के लिए जो एक्सपायरी होगी 23-24 तारीख को जो एक्सपायरी है, उसमें हमें कैसे प्ले करना है, उसके लिए कैसे लेवल्स होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं मंडे की, एक बार मंडे को जब मार्केट क्लोज देगा उसके बाद उस वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और तब चर्चा करेंगे कि मंडे का मार्केट में और रिजल्ट कैसे रहे और रिजल्ट का इम्पैक्ट कैसा रहा रादर। तो बेस्ट ऑफ लक आपको मंडे के ट्रेड के लिए, और मिलते हैं अब बाद में। आप अपना वीकेंड एंजॉय करिए और मंडे के ट्रेड के लिए रेडी रहिए।